नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार देर शाम पीएमजीए की बैठक की अध्यक्षता की, जहां इस दौरान उन्होंने बैठक में पंचकुला के समग्र विकास, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने की दिशा निर्देश दिए। बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि शहर की सभी सड़कों की स्थिति बेहतर होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं या मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरंत ठीक किया जाए। पूरे शहर में गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और सुगम सड़क नेटवर्क विकसित किया जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए साफ कहा कि पंचकुला में स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिविल सचिवालय में सड़क सुरक्षा से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों की शिक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों के बच्चों की सुरक्षा से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। अधिकारी स्कूल बसों की सुरक्षा मानकों और बसों में लगे जीपीएस सिस्टम का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें। और साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश में मौजूद सभी ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह समाप्त किया जाए। उधर फरीदाबाद के दौज गांव से एनआईए और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने अमोनियम नाइट्रेट पीसने में इस्तेमाल होने वाली आटा चक्की बरामद की है और इसके साथ ही धातुएं पिघलाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी टीम ने जब्त की है। बता दें कि यह कार्रवाई मुजम्मिल गनी की निशानदेही पर एक कैब ड्राइवर के घर की तलाशी के दौरान की गई। टीम को शक है कि आतंकवादी इन मशीनों का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री तैयार करने में कर रहे थे। कैब ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है, जबकि बरामद उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 7 एक्सटेंशन क्षेत्र में हुए एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 28 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि यह हत्या 14 नवंबर को हुई थी, जब पुलिस थाना सेक्टर 9A टीम को ईआरवी के माध्यम से सूचना मिली कि पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास में कूड़े के ढेर में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पहुंच पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण किया और एफएसएल, डॉग स्क्वाड और क्राइम सीन टीम को बुलाकर सबूत जुटाए गए। शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान उप निरीक्षक अनिल और उप निरीक्षक अंकित की संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को अदालत में पेश करेगी। मामले की आगे की जांच जारी है। हाउसिंग बोर्ड के बाहर एक मर्डर हुआ था। एक कमोद नाम के युवक की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस संबंध में पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार काम कर रही थी, तो आज ये पाली बिहार की टीम ने जांच करते करते और आरोपी को काबू किया है। आरोपी की पहचान किसकी? जी, आरोपी पुनीत उर्फ टिल्लू है, जो पहले ज्योति पार्क में रहता था। क्या कारण निकल रहा है? ये आरोपी रोड के ऊपर ही सोता है, अपना अलग से रोड के जो फुटपाथ है वहां पे सोता है। तो आरोपी ने जो जैसा बताया कि रात को वो इसके रजाई में घुसने की कोशिश कर रहा था सुबह से मृतक, तो इसने उसको आगे जाने के लिए बोला, भाई मेरे को परेशान ना कर। इसने बताया कि वो ज्यादा नशा किए हुए था, वो आगे नहीं जा रहा था, तो ये खुद भी आगे जाके चला जाता है। उसके बाद मृतक दोबारा से इसके पास जाता है, जिसकी वजह से इसे गुस्से में एक उठा के उसको मारा, पत्थर मारा और पत्थर से उसकी हत्या कर दी।
उधर डीड राइटर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने सरकार की पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली पर सवाल उठाए। अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने कहा कि यह प्रणाली पूरी तरह से पेपरलेस नहीं है और कई समस्याओं का सामना कर रही है, जैसे कि ओटीपी का समय पर न मिलना और दस्तावेजों की बार बार मांग करना। उन्होंने सुझाव दिया कि आधार और पैन कार्ड जैसी जानकारी पहले से ही ली जानी चाहिए, जबकि जमाबंदी जैसे दस्तावेज पहले से विभाग के पास होते हुए भी फिर से मांगे जा रहे हैं। प्रदीप शर्मा ने बताया कि साइट पर तकनीकी समस्याएं और अवैध दस्तावेज संपादन की घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसे रोहतक में हुआ था। एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि पेपरलेस रजिस्ट्री को कुछ समय के लिए बंद कर सुधार किए जाएं और अवैध तरीके से रजिस्ट्री बनाए और बनाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। रजिस्ट्री कर दे, इससे फर्जीवाड़ा होने की। हम सरकार से चाहते हैं कि इस सिस्टम में जो पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रणाली सरकार ने लागू की है, इसमें जो सिटीजन को काम करने की इजाजत दी है उसका मिसयूज हो रहा है। उस सिटीजन के नाम पे अवैध लोग, अनऑथराइज लोग, कुछ टाइपिस्ट हर एक तहसील जिला में बैठे हैं, वो लोगों को गुमराह करके एडिटिंग दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं, जो सरकार के लिए और हमारे लिए भी बड़ा चिंतनीय विषय है। इससे आम पब्लिक के लिए, इससे अदालतों पे बोझ बढ़ेगा, इसमें लिटिगेशन होगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि सिटीजन अपना कार्य करना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिटीजन फर्स्ट पार्टी होना चाहिए, ना कि आम एक आदमी अपनी नंबर डाले और किसी की भी रजिस्ट्री कर दे। इससे फर्जीवाड़ा होने की आशंका काफी ज्यादा है। उधर कुरुक्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर गीता महाआरती से कुरुक्षेत्र की फिजा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की महक फैल गई। तो वहीं इस महाआरती से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के छठे दिन की संध्याकालीन गीता आरती का आगाज हुआ। बता दें कि इस मौके पर ब्रह्म सरोवर की फिजा को शंखों और वाद्य यंत्रों से निकलने वाली धुनों ने जहां भक्ति रस से भर दिया, तो वहीं दूसरी ओर रंग बिरंगी रोशनियों ने पूरे ब्रह्म सरोवर को दूधिया रोशनी में नहलाने का काम किया। तो वहीं इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने वीरवार को देर शाम ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में महोत्सव के 5वें दिन की गीता महाआरती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महोत्सव जो 5 दिसंबर तक चलेगा और गीता सभी धर्मों की जननी है और जिस गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी कुरुक्षेत्र की भूमि से दिया है, आज उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमारी सरकारें भी बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रही हैं। हरियाणा भाजपा हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा IFFI 2025 के उद्घाटन परेड में हरियाणा ने अपनी पहली राज्य झांकी प्रस्तुत कर एक नया इतिहास रचा। तो वहीं इस साल IFFI ने पारंपरिक उद्घाटन समारोह की बजाय एक भव्य और आकर्षक ओपनिंग परेड का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा की झांकी ने खास आकर्षण बटोरा। बता दें कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्रमुख फिल्म लोकेशंस और हरियाणा के कलाकारों एवं फिल्म निर्माताओं को झांकी में प्रदर्शित किया गया, जिसने देश विदेश से आए प्रतिनिधियों और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में हो, लेकिन उसका भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से गैंग संचालित कर रहा था। लगभग 32 आपराधिक मामलों में वांछित अनमोल को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद NIA ने गिरफ्तार कर लिया। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अनमोल ने ग्रेटर फरीदाबाद के ऑरिक सिटी होम्स टावर 4 फ्लैट नंबर 107 के पते पर भानु प्रताप के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया। फ्लैट मालिक सुंदर नागर ने बताया कि उन्होंने 2021 में यह फ्लैट 3 युवकों को किराए पर दिया था
और वे अनमोल को नहीं जानते हैं। अब मामले की जांच एनआईए कर रही है। सर ये 2021 में मैंने साहिल और आयुष और एक लड़का है आसिफ, मैंने इन 3 बंदों को दिया था। भानु प्रताप नाम के किसी शख्स को जानते हैं आप? नहीं जी, मैं नहीं जानता। तो आपको बता दें कि भानु प्रताप के नाम से कुलदीप जो लॉरेंस बिश्नोई है, उसका भाई अनमोल बिश्नोई, उसका जो पासपोर्ट पुलिस के हाथ में लगा है वो आपके जो फ्लैट का एड्रेस है उस पर दिया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर मैं ना तो जानता हूं, मेरे ये बंदे रहे हैं जिसका मैंने एग्रीमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज कराई थी। कहीं बीच में भी कई बार पुलिस वालों को दोबारा मुझे बुलाया गया है, तो मैं कहीं जब भी बुलाया उन्होंने मैं तभी गया हूं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैं उनको दे चुका हूं। ठीक है जी। और मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता, ना कभी रहा मेरे फ्लैट में। तो क्या माने कि जो ये पता जो लिखाया गया है भानु प्रताप के नाम से कुलदीप बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के भाई का, जो अनमोल बिश्नोई का उसका फोटो लगा हुआ पूरी तरीके से नकली माना जाए, फर्जी? जी जी बिल्कुल पूरा फर्जीवाड़ा है। किस तरीके से आप कहना चाहेंगे कि पुलिस को क्या करना चाहिए उस मामले में? देखो आपके द्वारा मुझे पता लगा है कि उसको लेके आए, पकड़ के कहां से लेके आए, है ना। तो इसके बारे में तो मुझसे बेहतर क्या सबसे वही बता सकता है, उसने कैसे बनवाया मेरे एड्रेस पे या किसने बनवाया, कौन इसमें मिला हुआ है, उसी से पता किया? जी उसी से पता किया जाए। मेरे कोऑपरेट की जहां जरूरत पड़ेगी पुलिस प्रशासन को या पत्रकार महोदय को, किसी को भी, तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। पानीपत से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गंगाराम कॉलोनी के रहने वाले साधु कालू को मामूली कहासुनी की रंजिश में शक्तिनगर कॉलोनी निवासी आशीष उर्फ चेतन ने झुग्गी में आग लगाकर जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसे साधु की दिल्ली में के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 दिन बाद उपचार के दौरान साधु की मौत हो गई। मरने से पहले साधु ने पुलिस को 2 आरोपियों के नाम बताए थे। पुलिस ने जांच के बाद मुख्य आरोपी आशीष उर्फ चेतन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की भूमिका भी सामने आई है। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। हो गया। हाँ चद्दर उसमें पड़ गया, मैं अकेला था, मैं अंदर पड़ गया, कुटिया में अंदर पड़ गया। अपने बचाव खातर। मैं पता भी नहीं करता हूँ, आग लगा दी ऊपर से। अच्छा बाहर आग लगा दी, फिर उसके बाद दामा आया, जब देखने की बाज लिया तो बाद सबसे ज्यादा आग होगी फिर अंदर। वो बाज गया, वो बाजी आग लगा कर हम और आशीष से मैंने अपना कोड खोल कर मैं बाहर निकला देखा। दिनांक 5 तारीख की रात को 12 बजे हमारे पास स्टेशन मास्टर पानीपत की तरफ से मेमो आई थी कि वहाँ कच्ची फाटक के पास रेलवे जमीन में बड़ी झोपड़ी में आग लगी हुई है। जो हम मौके पर पहुंचा मैं अपने स्टाफ के साथ, तो आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड आग को बुझा रही थी। तो वहां झोपड़ी के अंदर एक बाबा रहता था, साधु रह रहे थे, जो आग में झुलसे गए, जिसको वहां से 112 वाले पानीपत सिविल अस्पताल ले गया, वहां दाखिल करवाया, वहां से उसको रेफर पीजीआर किया। उसके बाद वो सफदरजंग पहुंचा, वहां पर मैं पहुंचा, उसके बयान दिए, जिसमें बयान में अपने एक आदमी का नाम लिया था आशीष पुत्र चेतन, उसकी हमने तस्दीक की है। तस्दीक के बाद उसका नाम सामने आया है, जिस बार इसको गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा दर्ज कर दिया है। पापा क्या हो गया? फोन कर दे, तो सारा देख एम्बुलेंस फोन कर दे करिए।
पानीपत पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में अभियान के दौरान जिला पुलिस द्वारा संगीन मामलों के 40 से अधिक अपराधियों और आरोपियों को जो है अब तक पकड़ा जा चुका है। पानीपत एएनसी पुलिस टीम ने बेहोली गांव में घर पर हुई फायरिंग और रंगदारी मामले की जो है वारदात का महज 72 घंटों में पर्दाफाश कर आरोपी को बुधवार शाम को सोनीपत से बहालगढ़ रोड से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विकासनगर निवासी मोहित के रूप में हुई है। मोहित का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया है। आरोपी पर चोरी और जानलेवा हमला करने की वारदातों के 2 मामले दर्ज है। उधर फरीदाबाद पुलिस की एंटी व्हीकल थिफ्ट शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी की वारदातों में शामिल 3 मोस्ट वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में चोरी की अंजाम दे रहे थे। क्राइम ब्रांच एसीपी वरुण दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपियों के कब्जे से 10 मोटरसाइकिल, 1 कार और 1 ऑटो जो है बरामद किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 अन्य सहयोगियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिसके आधार पर और भी चोरी की घटनाओं का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से वाहन चोरी की कई लंबित वारदातों पर रोक लगेगी। तो 3 मोस्ट वांटेड वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं, जहां पर 10 बाइक, 1 कार और 1 ऑटो यहां से बरामद किया गया है। तो अभी तक 20 केस रजिस्टर्ड हैं फरहान के ऊपर, जो मुकदमा अभी सामने आए हैं। जो 10 तो व्हीकल हमारे सामने अभी बरामद हुए हैं, 2 कार बरामद हुई है, 1 सीएनजी ऑटो और 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। तो मुकदमा तौर पर अभी जो प्रारंभिक चीजें सामने आई हैं वो लगभग 20 ऐसे केसेस हैं जो इनके ऊपर रजिस्टर्ड है, जिसमें ये वांछित है और इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर, फरहान के साथ और कोई भी था उसके साथ में? फरहान के साथ जो इससे रिलेटेड इसके गैंग के मेंबर्स थे उनको करा है। जो बाइक के रिसीवर्स थे, जो 2 व्हीलर्स बाइक्स को रिसीव करते थे, उनको पकड़ा है। फरहान मुख्य तौर पर पचगांव ताउडू का रहने वाला है। उसी के तौर पर जो उसकी बाइक को रिसीव कर रहा था वो फारूक था, फारूक उर्फ काड़ा। ये मलाइका गांव का है, ताउडू का ही रहने वाला है। इसको भी हमने चोरी की बाइकों के साथ अरेस्ट करा है और अन्यथा इसका जो जीजा है जावेद, उसके ऊपर भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। अन्यथा इसके ऊपर साथ में एक अरबाज इसका साथी है, जो इसी के साथ मिलकर अन्यथा ऐसी अलग अलग जगहों पर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर दुबई एयर शो से जुड़ी हुई आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर दुबई एयर शो में हादसा देखने को मिला है। भारतीय वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है। एयर शो के दौरान तेजस विमान क्रैश हुआ। स्थानीय समय अनुसार 2:10 पर यह हादसा सामने निकल कर आया, जहां पर एक विमान जो है एयर शो के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत का लड़ाकू विमान तेजस ये दुबई एयर शो के दौरान हादसे का शिकार हुआ है और हवाई अड्डे के पास दुर्घटना स्थल पर जो है
घना काला धुआं उठता हुआ देखा गया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दुबई एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ है, जहां पर भारतीय वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है। क्रैश होने की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एयर शो के दौरान तेजस विमान क्रैश हुआ है। दर्शकों के लिए ये प्रदर्शन करते वक्त ये हादसा हुआ है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से घना काला धुआं जो है उठता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर लोग मौजूद थे, इस प्रदर्शन को लोग देखने के लिए आए हुए थे और ये उनके बीच में प्रदर्शन करते वक्त की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से तेजस विमान अपनी कंट्रोल को खोता हुआ अचानक से जमीन पर आ गिरा और उसके बाद काला घना जो है धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसमें जो है पायलट ने किस तरीके से जो है अपनी जान बचाई कि या नहीं। अभी खबर नहीं निकल कर आई है, लेकिन पायलट विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तस्वीरें आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अपनी कंट्रोल को यहां पर पायलट ने खोता हुआ और प्रदर्शन के वक्त ये हादसा हुआ है, जो आसमान से सीधे जमीन पर जो है आ गिरा तेजस। तो ये तेजस विमान जो क्रश हुआ है दुबई एयर शो के दौरान, ये प्रदर्शन के बीच में HAL तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और काला घना कोहरा धुआं भी उठते हुए देख सकते हैं आप जो है किस तरीके से जो है यह हादसा सामने आया है। तो स्थानीय समयानुसार की अगर बात की जाए 2:10 पर यह कार्यक्रम के दर्शकों के लिए प्रदर्शन करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद हवाई अड्डे पर काला धुआं उठता गया। महिलाओं और बच्चों सहित कई दर्शक इस घटना को देख रहे थे, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पायलट विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहा या नहीं। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय वायुसेना का विमान दुबई एयर शो के दौरान हादसे का शिकार हुआ है। दुबई एयर शो के दौरान एक बड़ा हादसा, तेजस भारतीय HAL तेजस लड़ाकू विमान, भारतीय वायुसेना का यह विमान क्रैश हुआ है। कार्यक्रम में दर्शकों के लिए प्रदर्शन करते वक्त यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हवाई अड्डे के पास दुर्घटना स्थल से घना काला धुआं उठता देखा गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पानीपत पुलिस ने ऑपरेशन टेक डाउन के तहत में बेहोली गांव में हुई फायरिंग और रंगदारी मांगने की वारदात का पर्दाफाश कर 72 घंटों में आरोपी मोहित को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह IPS के नेतृत्व में ANC टीम ने आरोपी को सोनीपत के बहालगढ़ रोड से पकड़ा है। मोहित पर चोरी और जानलेवा हमले के मामले पहले भी दर्ज हैं और वह बेल पर बाहर था। घटना के बाद आरोपी ने पीड़ित को धमकी दी थी और पैसों की मांग की थी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर 6 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है, ताकि फरार आरोपियों और वारदात में इस्तेमाल बाइक और पिस्तौल को बरामद किया जा सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।